हैविंग सेड दैट, थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अब तेज़ होगी इसके बाद। आपको पता है लाहौर जो है रवायती तौर पर सियासत का गढ़ रहा है। उसकी दो बुनियादी वजह हैं। एक तो ये सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीटें यहाँ हैं, लिहाजा जब भी किसी ने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है उसी ने सेंटर में जाके हुकूमत बनाई है। ये कई दफ़ा तजर्बा हो चुका है और ये एक बात सबूत शुदा है। सीट्स के क्वेश्चन आप निकालें तो वो भी यही बताती है आपको। देयरफॉर पंजाब के ऊपर फोकस करने के लिए जनाब आसिफ जरदारी साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ, और आपको पता है उसके बारे में जो ये कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी। अच्छा। वो खिलाड़ी तो बहुत यानी मजबूत और किसको कहना चाहिए बड़े हुनरमंद खिलाड़ी हैं सियासत की जोड़ तोड़ के। अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स आपको बयान करना शुरू करूं, चाहे वो बैप की गवर्नमेंट की तश्कील थी, वो काफी इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में यहाँ मौजूद है, उस पर हमें बाद में करनी है और बड़ी तफसील से करनी है, किससे मुलाकातें क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कैसे। अब आगे जनाब अदालतों की तरफ थोड़ा सा रुख ना कर लें। बुखारी साहब अदालतों की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले मैं जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, जो टूट टूट के लोग पार्टी से निकल रहे हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज। जहांगीर तरीन साहब तो पहले ही काफ़ी अर्सा पहले निकल चुके हैं। सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन जो है उसकी हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनकी पार्टी को बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जा सकते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जिस तरीके से एक्टिव हैं और जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो इत्तेफाक नहीं कर रहे। असद उमर साहब ने तो अपने आप को बिल्कुल जो है वो उन्होंने तो डिसोन कर दिया। मैं बिल्कुल उस तरह से एक्टिव नहीं हूं जिस तरह से देखिए गुजारिश ये है पहली बात तो ये कि मैं ये खबर दे रहा हूं आपको, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे। अच्छा। बल्कि एक नई जमात के नाम से अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा ठीक है। उन्होंने ही उस पार्टी में जिससे पहले उनका ताल्लुक था उसमें एक बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके दिया था, जिन्होंने इलेक्शन जीत के खान साहब को इस पोजीशन में डाला था कि वो हुकूमत बना पाए। तो एक तो बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की उनके इर्द गिर्द आपको नजर आएगी, आ भी रही है। दूसरी बात यह है कि उनको एटीएम मशीन कहा जाता था, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। दैट मीन्स कि ही हैज द मनी टू स्पेंड एंड बाई एन इलेक्शन। ये बड़ी अहम बात है। ये मतलब मैं टिक्स कर रही हूँ उन चीजों के ऊपर जो जरूरी है एक पार्टी के लिए या उसको चलाने के लिए। लोग मौजूद हैं, पैसा मौजूद है। दूसरी बात यह है कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है। उन्होंने जिसका साथ दिया है, जिसके साथ रहे हैं, जो उनके साथ हैं, वो उन्होंने साथ निभाया है। ये एक प्लस पॉइंट है जहांगीर तरीन साहब का। ठीक है। अब आपने बात की फवाद चौधरी साहब की, ये वही उन्हीं फसली बुटेरों में से एक हैं जिनका हम अक्सर बड़ा कंडेम्ड करने के तरीके से जिक्र करते रहते हैं। वो किसके कहने पर इनिशिएट की एक्टिवेट हुए हैं ये अभी तय करना बाकी है। आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से जरा किनारा कशी कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, और 48 घंटे में फिर रीएक्टिवेट हो गए हैं। किसके कहने पे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये अभी उनके बारे में जानना बाकी है। ये जो उसका यानी मुझे इसकी तकलीफ है कि जिस तरीके से उनको आज गिरफ्तार किया गया, ये नौबत उनको नहीं आने देनी चाहिए थी। वो जिन अहम ओहदों पर रहे हैं, जितनी पुरानी उनकी सियासत है, उनको इंतहाई ग्रेसफुल तरीके से अपने आप को सरेंडर करना चाहिए था और उन मुकदमात का फैसला करने का यानी मुकदमात का सामना करने का फैसला करते वो और अपनी ग्रेस बरकरार रखते। जिस तरीके से पुलिस ने उस रात, जिसका मैंने हवाला दिया, उनके घर का रेड किया, उनके घर की तलाशी हुई, उनके मुलाजमीन को पकड़ा गया, फिर एक तवील अरसे से पुलिस जो है पूरी उस रोड को, जिसको ज़हूर राय रोड के नाम से जाना जाता है, दोनों तरफ से नाकाबंदी करके बैठी हुई थी। तो ऑलमोस्ट ये सीज की सी सूरत हाल थी। सही। और फिर आज जो हरकत उनकी तरफ से की गई है वो मेरी समझ से अभी तक भी बालातर है कि एक आम सी गाड़ी में बैठ के उन्होंने एक तरफ का नाका, चूंकि थोड़ा आज रिलीज किया था उन्होंने, वहाँ से निकलने की कोशिश की और थर लिए गए। तो ये भी मंजर जो है चौधरी साहब के शान के या उनके पॉलिटिकल स्टेचर के मुताबिक नहीं रखता है। हैविंग सेड दैट, थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा अब तेज़ होगी इसके बाद। आपको पता है लाहौर जो है रवायती तौर पर सियासत का गढ़ रहा है। उसकी 2 बुनियादी वजह हैं। एक तो ये सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज़्यादा नेशनल असम्बली की सीटें यहाँ हैं, लिहाजा जब भी किसी ने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है उसी ने सेंटर में जाके हुकूमत बनाई है। ये कई दफ़ा तजर्बा हो चुका है और ये एक बात सबूत शुदा है। सीट्स के क्वेश्चन आप निकालें तो वो भी यही बताती है आपको। देयरफॉर पंजाब के ऊपर फोकस करने के लिए जनाब आसिफ जरदारी साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ, और आपको पता है उसके बारे में जो ये कहा जाता है एक जरदारी सब पे भारी।
वो खिलाड़ी तो बहुत यानी मजबूत और किसको कहना चाहिए बड़े हुनरमंद खिलाड़ी हैं सियासत की जोड़ तोड़ के। अगर मैं उनकी अचीवमेंट्स आपको बयान करना शुरू करूं, चाहे वो बैप की गवर्नमेंट की तश्कील थी, वो काफी इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में यहाँ मौजूद है, उस पर हमें बाद में बात करनी है और बड़ी तफसील से करनी है, किससे मुलाकातें क्यों हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, कैसे। अब आगे जनाब अदालतों की तरफ थोड़ा सा रुख ना कर लें। बुखारी साहब अदालतों की तरफ भी आते हैं, लेकिन पहले मैं जो मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, जो टूट टूट के लोग पार्टी से निकल रहे हैं, मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज, जहांगीर तरीन साहब तो पहले ही काफ़ी अर्सा पहले निकल चुके हैं, सियासी जमात के रजिस्ट्रेशन जो है उसकी हिदायत जारी कर दी गई हैं, उनकी पार्टी को बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो जा सकते हैं। फिर फवाद चौधरी साहब जिस तरीके से एक्टिव हैं और जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पार्टी के जो दीगर लोग हैं वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं। असद उमर साहब ने तो अपने आप को बिल्कुल जो है वो उनसे उन्होंने तो डिसोन कर दिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल उस तरह से एक्टिव नहीं हूं जिस तरह से फवाद। देखिए गुजारिश ये है पहली बात तो ये है कि मैं ये खबर दे रहा हूँ आपको, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे, बल्कि एक नई जमात के नाम से अपनी पार्टी को रजिस्टर करवाएंगे। अच्छा ठीक है। उन्होंने ही उस पार्टी में जिससे पहले उनका ताल्लुक था उसमें एक बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स को इकट्ठा करके दिया था, जिन्होंने इलेक्शन जीत के खान साहब को इस पोजीशन में डाला था कि वो हुकूमत बना पाए। तो एक तो बड़ी तादाद इलेक्टेबल्स की उनके इर्द गिर्द आपको नजर आएगी, आ भी रही है। दूसरी बात यह है कि उनको एटीएम मशीन कहा जाता था, अगर आपको याद हो अच्छी तरह से। दैट मीन्स कि ही हैज द मनी टू स्पेंड एंड बाई एन इलेक्शन। ये बड़ी अहम बात है। ये मतलब मैं टिक्स कर रही हूँ उन चीजों के ऊपर जो जरूरी है एक पार्टी के लिए या उसको चलाने के लिए, लोग मौजूद हैं, पैसा मौजूद है। दूसरी बात यह है कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड बुरा नहीं है। उन्होंने जिसका साथ दिया है, जिसके साथ रहे हैं, जो उनके साथ हैं, वो उन्होंने साथ निभाया है। ये एक प्लस पॉइंट है जहांगीर तरीन साहब का। ठीक है। अब आपने बात की फवाद चौधरी साहब की, ये वही उन्हीं फसली बुटेरों में से एक हैं जिनका हम अक्सर बड़ा कंडेम करने के तरीके से जिक्र करते रहते हैं। वो किसके कहने पर इनिशिएट की एक्टिवेट हुए हैं ये अभी तय करना बाकी है। आपको याद होगा अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं सियासत से जरा किनारा कशी कर रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ, और 48 घंटे में फिर रीएक्टिवेट हो गए हैं। किसके कहने पे हुए हैं, क्या करना चाहते हैं, ये अभी उनके बारे में जानना बाकी है। ये जो मुलाकात हुई है शाह महमूद कुरैशी साहब से, किस चीज़ के लिए उनको कन्विंस किया गया कि आप पीटीआई को छोड़ दें, माइनस करके -1 वाला फॉर्मूला जो उसको अपनाया जाएगा और फिर उसके तहत आगे चीज़ें चलेंगी, वो क्या करने की कोशिश क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। आपके इस सवाल में बड़ी मैच्योरिटी है, इसमें बहुत सही इदराक है सूरत हाल का। आपने ठीक कहा है। इस मुलाकात का मतमा नज़र ये था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से कहा जाए कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें और उनके साथ आ मिले। एक नई पार्टी बनाएंगे, वो भी कुछ करेंगे, कोई धड़ा बनाएंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है। लेकिन रवायती तौर पर और अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इन दोनों की तो कोई चीज कॉमन है ही नहीं। आपको याद होगा एक वक्त में जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो पंजाब के चीफ मिनिस्टरशिप के लिए एक शाह महमूद कुरैशी साहब कैंडिडेट थे, दूसरे फवाद चौधरी साहब खुद थे, अगर आपको याद हो। बाकायदा मीडिया में उन्होंने अपना नाम जो है वो सर्कुलेट कराया था। तो इनके अंदर क्या कॉमन पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है, मेरी समझ से बालातर है। अच्छा। लिहाजा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये भी किसी की आशीर्वाद से एक नया ग्रुप तश्कील देने जा रहे हैं। अच्छा। जब हमने इसके ऊपर मजीद खोजने की कोशिश की तो पता ये चला कि जब इतनी मिकदार में, इतनी तादाद में लोग किसी पार्टी को छोड़ते हैं जो बरसरे इक़्तिदार रही हो, तो फिर उनको कहीं ना कहीं घोंसला चाहिए होता है। तो ये सारे लोग जो हैं किसी घोंसले की तलाश में हैं। वो घोंसला क्या हो सकता है? वो एक किंग्स पार्टी हो सकती है। हाँ। किंग्स पार्टी का मतलब तो आप समझती है ना? बिल्कुल। या फिर किसी बड़ी पार्टी के अंदर मर्जर हो सकता है, या फिर किसी एक नई पार्टी की तश्कील भी हो सकती है, जिस तरह हमने जहांगीर तरीन साहब के बारे में कहा। लेकिन ये सारा कुछ मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा कि किस तरफ ऊँट जो है ये कौन सी करवट बैठेगा। सही। अच्छा बुखारी साहब, अब जरदारी साहब जो मुलाकातें कर रहे हैं, यकीनन सबको तो पीपल्स पार्टी रखेगी भी नहीं, रख सकती है। ये भी खबरें आ रही हैं कि बड़ा सोच विचार से फैसला किया जा रहा है। जरदारी साहब खुद मौजूद हैं ये फैसला करने के लिए। बैकग्राउंड देख के लोगों का जो है वो फैसला किया जाएगा, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख के फैसला किया जाएगा पीपल्स पार्टी। तो क्या 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 पॉलिटिकल एक्टिविटी इस वक्त? देखिए, जो पॉलिसी वाइज अगर आप मुझसे पूछें तो इसका इजहार जो है वो जो सईद गनी साहब हैं, अच्छा, सिंध में बैठे हुए, वो मेरा ख्याल है इस पार्टी के उखाड़ पिछाड़ जब शुरू ही हुई थी तभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि हम अपने इस जमात के जो साथी हैं उनको वेलकम करेंगे, हमारे बाजू खुले हैं उनके लिए। ठीक है। और ये बात उन्होंने कम से कम निसफ दर्जन बार कही है मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
इसका मतलब ये हुआ कि वो पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे थे, क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, ये क्या बेतुकी छोड़ रहे हैं आप। तो जो जरदारी साहब हैं वो तो फिर अल्टीमेट फैसले करेंगे ना, किसको क्या पोजीशन देनी है, किसको कहाँ रखना है, किसको कहाँ तो पीपल्स पार्टी वाजे कर चुकी है कि हमारे दरवाजे खुले हैं उस जमात के लोगों के लिए जो छोड़ के आ रहे हैं खान साहब को। एक दूसरी बात है जमात इस्लामी। जमात के अमीर सिराजुल हक साहब कह चुके हैं कि हमसे कुछ लोगों का राब्ता भी है, अच्छा। और हम उनको अकोमोडेट करेंगे, वो हमारे लिए वेलकम है। ठीक है। एक जो बारीक बात है वो है नून लीग। हाँ, मैं वही पूछ लगी थी कि वहां पर जी, क्या सिचुएशन। नून लीग ने एक बयान तो राना सलामुल्लाह साहब ने दिया कि हमारे पास कुछ ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन गुंजाइश है, इसलिए कि हमारे जो हलके हैं उनमें हमारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स मौजूद हैं, लेकिन गुंजाइश है, हम बहुत से लोगों को अकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे जितनी कर सकते हैं। ठीक है। जो इसके ऊपर लंदन में फीलिंग है, हाँ, वो जरा थोड़ी सी रिजिड है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट फीलिंग है। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास इनमें से किसी के लिए भी माफी की कोई गुंजाइश है। सही है। एक बात तो ये, और दूसरी उसकी वजह है कि आज तक जितने MNA MPs उनके थे पार्टी के, वो इंटैक्ट हैं। चाहे वो मुशर्रफ का दौर था जिसमें बहुत जुल्म किया गया, बहुत ज्यादती की गई, कोशिश की गई कि पार्टी के हिस्से बखरे हो जाएं, दो भाइयों में लड़ाई हो जाए, बहुत कुछ हमने देखा, वो नहीं हुआ। लेकिन वो उन्होंने प्रूफ किया। उसके बाद हमने देखा कि जो PTI का जो दौर हुकूमत है उसमें बहुत कोशिशें की गई कि घर के अंदर लड़ाई हो और जो इनके MNA MPs हैं उनका साथ छोड़ जाए। लेकिन वाहद पार्टी है जिसकी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ और उसका वोट बैंक इंटैक्ट अभी तक है। सही है। इसलिए उनके पास यकीनन बहुत कम गुंजाइश होगी कि वो इन लोगों को अकोमोडेट कर सकें। अगर आपको याद हो, जो राजा रियाज साहब ने तकरीर की थी एक नेशनल असम्बली में, जिसमें कहा था कि जब हमारी ज़रूरत थी तो हम सबसे ज़्यादा अहम थे और उसके बाद हमें किसी ने पूछा नहीं है। बहुत खौफनाक तरीके से उन्होंने चीख मारी थी। वो सियासी चीख कह सकते हैं आप उसको।